हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने वर्ग 2 का पेपर दे दिया होगा। कई सब्जेक्टों के पेपर हो चुके हैं, जिसका लास्ट पेपर 19 तारीख को था, 19 मई को था। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 87, 88, 89 जनरल की कैटेगरी में आए हैं। और एस टी, एस सी, ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस की कैटेगरी में आए होंगे। आपके 73, 74 या 75 के आसपास नंबर आए हैं। उनकी भी ये चाहत है कि उनका भी 1-2 नंबर से बढ़ जाए। और उनमें से मैं भी हूँ। मेरा जनरल में मेरे 89 मार्क्स ही आए हुए हैं। मेरी भी यही है ख्वाहिश कि एक नंबर मिल जाए और सिलेक्ट हो जाएँ। सो मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाएँ। तो ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऐसे नंबर होंगे। तो जिनके भी इतने नंबर हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा विद कैटेगरी। तो उससे अपन को पता चलेगा कि हाँ, हम लोग कितने ऐसे लोग हैं जिनके 1-1 नंबर या 2-2 नंबर से रह रहा है। तो ये नंबर तभी बढ़ेंगे जब प्रोसेस होगी नॉर्मलाइज़ेशन की। कुछ लोग बताते हैं कि गलत क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उसका भी प्रॉफ़िट होगा। लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है नॉर्मलाइज़ेशन का, कि नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो पहली बात तो क्या है और नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है और ये ज़रूरी क्यों है। आज हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है। बहुत ही सारी उल्टी टेढ़ी चीज़ें पता है। थोड़ा बहुत पता है कि बहुत नंबर ज़्यादा कट जाते हैं या बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। नहीं, उसके पीछे भी कई तरह का कारण है। और इसका भी कहीं ना कहीं किसी किसी को फ़ायदा होता है और कहीं ना किसी किसी के लिए नुकसान भी होता है। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये पहले हम लोग जानते हैं। और जिनके भी नंबर जस्ट कट ऑफ के या क्वालिफाइंग मार्क्स के पास के हों, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में विद कैटेगरी बताइएगा। मैं भी उनमें से एक हूँ। और फिर हमें देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि हाँ, उनके भी नंबर बढ़ने चाहिए। एटलीस्ट 1 या 2 नंबर बढ़ने चाहिए, कम से कम उनको मौका मिले। वो बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में। और हो सकता है कि मेंस में उनकी अच्छी रैंक आ जाए और अच्छी वो मेरिट में क्वालिफाई कर जाएँ। ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ़ एक चांस और मिल जाए जिससे वो और ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर जाएँ। तो उनके पीछे जो भी रोल होगा, जो भी हमारे 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे, वो सबसे बड़ा रोल हो जाएगा नॉर्मलाइज़ेशन का। तो आज हम जानते हैं कि हम नॉर्मलाइज़ेशन पहली बात तो है क्या और कैसे होता है। तो आज हम जानेंगे कि नॉर्मलाइज़ेशन क्या है और नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है, तो नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत क्यों है, और इन सभी विषयों के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि एग्ज़ैक्ट नॉर्मलाइज़ेशन का वर्ड क्या है। बहुत लोगों को आधा पता है, बहुत लोगों को पूरा पता है। लेकिन हम सबसे पहले ये जान लें कि ये जो नॉर्मलाइज़ेशन शब्द है या जो प्रोसेस है, इसके देन देवता कौन है? मतलब ये सबसे पहले किसी न किसी ने तो दिया ही होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा शब्द है जो हर छात्र किसी न किसी परीक्षा में सुना ही होगा। वैसे भी जहाँ पे शिफ्ट में पेपर होते हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन होता है। प्रथम नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो कार्ल एल मे ने शुरू किया था। जिसके बाद इसका इस्तेमाल जो है कई जगह कई परीक्षाओं में जो शिफ्ट में पेपर होते हैं तो सबसे ज़्यादा शिफ्टों में होते हैं वहाँ पे होता है। तो ये महाशय हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन शब्द का प्रोसेस दी, नॉर्मलाइजेशन शब्द दिया। और बहुत लोग इनको थैंकफुल कहेंगे क्योंकि जिनके नंबर बढ़ जाते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम भी हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन अलग-अलग पारियों में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर होता है ना? तो जैसे हमारे जो शिफ्ट में पेपर होते हैं, अलग-अलग पारियाँ होती हैं, जिनके प्रत्येक पारियों में औसत अंक निकाला जाता है। मैथ्स में अपन पढ़ते ही हैं एवरेज, एक औसत निकालना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया संपूर्ण नीचे दी हुई है। हम नीचे समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का जो है विवरण क्या है? किसी 100 नंबर की परीक्षा में मान लीजिए 15 छात्रों द्वारा अलग-अलग शिफ्ट में प्राप्त अंक। मान लीजिए कोई 100 नंबर की परीक्षा है जिसमें 15 छात्रों ने भाग लिया और 3 शिफ्टों में पेपर हुआ। ठीक है, 15 छात्र हैं और 3 शिफ्टों में पेपर होता है। ठीक है, शिफ्ट 1 होती है, शिफ्ट 2 होती है, शिफ्ट 3 होती है। और यहाँ पे देखिए 5, 5, 10, 5 ये 5, 5, 10, 5, 15। ये 15 छात्र हैं जिन्होंने 5-5 3 शिफ्ट में उन्होंने पेपर दिया। शिफ्ट 1 में किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 35 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 59 आ रहे हैं। शिफ्ट 2 में 65 आ रहे हैं, 61 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं। थर्ड में 50 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 88 आ रहे हैं और 70 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शिफ्ट। जैसे कि हमारे पेपर हुए 100 नंबर का पेपर था, 15 लोग थे, 5-5 के उस पे 3 शिफ्ट में ये पेपर होता है। तो ये हमने वो निकाल लिया कि इतने इतने मार्क्स इन लोगों को मिले। तो यही 5 छात्रों की संख्या 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई, जिसमें कुल छात्रों की संख्या क्या थी? 15 थी। 5-5 छात्र हर एक शिफ्ट में बैठे, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 स्टूडेंट थे। और 3 शिफ्ट थी और 5-5 स्टूडेंट जो है वो बैठे। शिफ्ट 1 जो है उसमें सबके औसत अंक क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए 70 है, 45 पाया, फिर एक ने 80 पाया, एक ने 59 पाया, एक ने 70 पाया। और कितने स्टूडेंट थे? 5 स्टूडेंट थे। तो उनको 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 64.8। ये हमारा औसत अंक आ गया कि इसके आसपास जो है ये स्टूडेंटों ने पाएँ। फिर आ जाते हैं शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में हमारे एक बच्चे क्या है 65, एक बच्चे क्या है 61, एक बच्चे क्या है 75, एक बच्चे क्या है 90, एक बच्चे क्या है 59। ठीक है, और कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किए? 5 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया। तो इन सारे नंबरों को जोड़कर उनको हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो औसत अंक आ गया हमारे पास 70। ठीक है, अब आते हैं हम शिफ्ट 3 में। तो शिफ्ट 3 में क्या है? औसत अंक
सबने पाए, एक ने 50 पाया, एक स्टूडेंट ने 75 पाया, एक ने 88 पाया, एक ने 75 पाया, एक ने 77, इस तरह 100 नंबर के पेपर में सब लोगों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए। और कितने लोग बैठे, 5 लोगों ने बैठा। टोटल करके 5 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा 73 हमारे पास औसत अंक निकल आया। ठीक है, देखिए सबसे कम कहाँ था, 64 शिफ्ट 1 में मिले हैं, शिफ्ट 2 में 70 मिले हैं और शिफ्ट 3 में 73 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अब जिस शिफ्ट का औसत नंबर सबसे कम होगा, मतलब शिफ्ट 1 वाले का कम था जिसमें 64 मार्क्स थे, उस शिफ्ट में सबसे कठिन प्रश्न पत्र दिए गए। उस मतलब जिसमें सबसे कम मार्क्स आए, मतलब जब औसत कम आया उस शिफ्ट में कठिन प्रश्न पत्र आया होगा। इस परिस्थिति में शिफ्ट 1 का प्रश्न पत्र कठिन था। और तो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट के साथ होगा, शिफ्ट 1 के साथ रहेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ईजी शिफ्ट के साथ नहीं होती, हमेशा टफ शिफ्ट के साथ होती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अभी 3 शिफ्ट के पेपर निकाले, औसत अंक निकाले 64, 70, 73, तो सबसे टफ शिफ्ट रही शिफ्ट 1 रही। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा कि देखिए शिफ्ट 3 और शिफ्ट 3 में हमारे औसत 73 आ रहे थे और शिफ्ट 2 में औसत आ रहे थे हमारे 70। तो डिफरेंस कितने का था, 3 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक है, 3 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1 हमने टफ माना, शिफ्ट 1 में किसके कितने परसेंट नंबर आ रहे थे, 64 नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 64 में हम 63 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सॉरी 64 में नहीं, शिफ्ट 1 में हमने जो 5 बच्चे थे, 5 बच्चों ने मार्क्स पाए, उसमें हम +3 जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अब हमने नॉर्मलाइजेशन डिफरेंस निकाल लिया शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 3 में हमने 73 औसत निकला था, एक में 70 निकला था, मतलब 3 मार्क्स का डिफरेंस निकला। तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद शिफ्ट 1 की परीक्षा, तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो शिफ्ट 1 की परीक्षा में बैठने वाले जितने छात्र थे, उनके प्राप्तांकों में +3 जोड़ दिया जाएगा। मतलब जितने भी शिफ्ट 1 में बैठे थे, क्योंकि हमारी शिफ्ट 1 हार्ड थी, तो इन शिफ्ट में प्लस जितने भी 5 बच्चों में +3 जो है जोड़ दिया जाएगा। कैसे, जैसे शिफ्ट 1 नॉर्मलाइजेशन के बिना, नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो देखिए हमारे जो थे यहाँ पे पहले वाले के 70 आए थे, दूसरे के 45, तीसरे के 80, इसके 59 और इसके 70। शिफ्ट फर्स्ट कठिन थी तो यहाँ पे 73 3 ऐड हो गए, इसमें 3 48 हो गए, फिर 83 हो गए, 62 हो गए। इस तरीके से नंबर जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक ये है कि नॉर्मलाइजेशन हमेशा कठिन प्रश्न पत्र वाली पारियों और शिफ्ट की परीक्षाओं के लिए होता है कि इसमें कभी कोई शिफ्ट अगर टफ आ जाती है और कोई शिफ्ट इजी रहती है, तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कि हम औसत निकाल लेते हैं, कितने बच्चों ने क्या क्या नंबर पाया, है ना, क्या क्या नंबर पाया, कितने बच्चे बैठे और उसका औसत अंक। ठीक है, फिर जो औसत अंक निकल आए तीनों शिफ्टों के, उनमें से हम जिसमें सबसे कम अंक आए वही शिफ्ट कठिन मानी जाती है। और शिफ्ट सेकंड और थर्ड को माइनस करके हम औसत निकाल लेते हैं, और जो जो भी हमारा शिफ्ट 2 और 3 को निकाल के हमारा जो औसत निकलता है, उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जो हमारी शिफ्ट फर्स्ट कठिन थी, तो उन बच्चों में हम उतने नंबर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन टफ वालों का होता है कि देखिए इसमें भी जो बच्चा कठिन में बैठता है उसकी भी कोई गलती नहीं है, जो बच्चा ईजी में बैठता है उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। तो आप लोगों के जिनके भी नंबर हैं इसके आसपास कट ऑफ के, और मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है, और उनको लगता है कि शिफ्ट हार्ड थी, तो आप ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं साइंस की हूँ, और कि आपने कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए, कितने पे नहीं लगाए, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।